पुनर्विवाह भाग 1। आज तनीषा के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। आखिर उसके इतने सालों की मेहनत रंग जो लाई थी। उसका सिलेक्शन टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में हो गया था और एक टीचर की सरकारी नौकरी उसे मिल गई थी, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि भगवान ने उसको सिर्फ जिम्मेदारियां उठाने के लिए ही धरती पर भेजा था और वो बखूबी इन जिम्मेदारियों को उठा भी रही थी, अपने 2 बच्चों के साथ अपने माँ बाप की भी। तनीषा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। पढ़ाई के साथ साथ काम में भी आगे थी। सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, गाना बजाना, किसी भी काम में पीछे नहीं रहती थी वो। घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने 12th पास करके कॉलेज टाइम से ही प्राइवेट स्कूल में नौकरी ले ली थी। घर पर भी वो ट्यूशन लेने लगी। पढ़ाई में होशियार तो थी ही, इसलिए ट्यूशन पर काफ़ी बच्चे आते थे। सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक उसका दिन केवल पढ़ने पढ़ाने में निकल जाता। अपने माँ बाप के लिए तो वह एक बेटा ही थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वह लड़कों के जैसे बाहर जाकर ज़्यादा नहीं कमा सकती थी। फिर भी उससे जितना बन पड़ता था वह घर पर रहकर ही कर लेती थी। कॉलेज पूरा होते ही उसकी शादी उसी के शहर में पार्थ नाम के लड़के से हो गई। वह चाहती थी कि वह आगे पढ़े, पर घर परिवार को संभालते संभालते उसने अपनी इच्छा कभी किसी को बताई ही नहीं और सिर्फ घरेलू महिला बनकर रह गई। तनीषा के पति पार्थ छोटे से एक व्यापारी थे और व्यापार पर ध्यान ना देने की वजह से उन्हें बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा और वो कर्ज में डूब गए। उन्हें आखिरकार वह शहर छोड़कर जाना पड़ा और तनीषा अपने सास ससुर जेठ जेठानी के साथ वहीं ससुराल में रह गई, जिसे पार्थ यह बोलकर छोड़ गया था कि जब दूसरा काम धंधा ठीक से जम जाएगा तब उसको यहाँ से ले जाएगा, और वह उसकी आस लगाए वहीं रुके रह गई। तनीषा स्वाभिमानी लड़की थी और उसने कभी किसी पर बोझ ना बनकर दोबारा एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी ले ली और बच्चों का एडमिशन भी वहीं करवा लिया, जिससे उसे बच्चों की फीस में कुछ छूट मिल गई और अपनी पढ़ाई भी उसने जारी रखी, क्योंकि अभी उसकी मास्टर डिग्री नहीं थी और बीएड भी नहीं थी, जो आजकल सभी प्राइवेट स्कूलों में अनिवार्य हो गया था। घर में, बच्चों में और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने की वजह से उसे समय ही नहीं मिल पाता था, इसलिए वह घर पर ट्यूशन नहीं ले पाती थी। समय बीतता गया और एक दिन अचानक पार्थ का फोन आया। पार्थ, तनीषा, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कोई और लड़की पसंद आ गई है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तनीषा, तनीषा, तुम सुन रही हो ना तनीषा? यहाँ तनीषा का हाल तो ऐसा था कि जैसे सिर्फ पत्थर की मूरत खड़ी हो और आंखों से टप टप आंसुओं की धार बहे जा रही थी। आखिर उस दिन उसके विश्वास का कत्ल जो हुआ था, जिस पति की आस लगाए उसने 2 साल गुजार दिए, उस पति ने उसे फोन किया, वह भी यह बताने के लिए कि वह उसे तलाक देकर किसी और से शादी करना चाहता है। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला, लेकिन उसके दिमाग में जाने कितने सवाल मंडराने लगे। कैसे वह अपने बच्चों को संभालेगी, कैसे अकेले उनकी परवरिश करेगी, उसके माँ बाप को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। क्या उसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए या उस रिश्ते से, उस इंसान से हमेशा के लिए छुटकारा ले लेना चाहिए जो उसका कभी था ही नहीं। यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था और आखिरी में उसने पार्थ को तलाक देने की सोच ली।
क्योंकि अगर वह अपने हक के लिए लड़ती और अगर परिवार और समाज के दबाव में आकर पार्थ उसे अपने साथ ले भी जाता तो भी जो वह विश्वास एक बार तोड़ चुका था वह दोबारा नहीं जुड़ पाता। इसलिए उसने तलाक लेने और बच्चों की परवरिश अकेले करने का फैसला किया। हालांकि यह उसके लिए आसान नहीं था, पर किसी ने कहा है ना, कोमल है पर कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। और आखिरी में उसने पार्थ को तलाक दे दिया। तनीषा अपने माता पिता के घर आ गई। पार्थ दूसरे शहर चला गया जहां उसने अपना व्यापार डाला था। वहीं उसने दूसरी शादी भी कर ली, जिसके लिए उसने तनीषा से तलाक लिया था। और यहाँ तनीषा अपने 2 बच्चों और अपने माता पिता के साथ अकेली रह गई। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब गुम था, लेकिन अगर वह रोती तो माँ बाप को कौन संभालता और अपने बच्चों को रोने की वजह क्या बताती। इसलिए वह मन भर कर रो भी नहीं सकती थी। उसने अपने जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य बना लिया कि उसे मेहनत करके पढ़ाई पूरी करनी है और एक नौकरी पानी है, ताकि वह बच्चों को कभी किसी चीज की कमी ना होने दे और वो एक माँ के साथ साथ एक पिता का फर्ज भी निभा सके। और बेटे का तो वह निभा ही रही थी। और आज वही खुशी का दिन था जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। वह अपने माता पिता और बच्चे के साथ दूसरे शहर चली गई जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी। अपने सीनियर सर की सहायता से उसको किराए पर एक मकान मिल गया और उसके पिताजी ने भी अपनी छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान वहीं पर डाल दी, जो वह यहाँ भी करते थे। तनीषा को किराए पर जो मकान मिला था, उसके मकान मालिक बहुत ही अच्छे लोग थे और शहर के बड़े व्यापारी भी थे। उनके परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा आरुष 31 साल का, जो तनीषा से 3 साल बड़ा था। उससे छोटे दोनों भाई बहन प्रीत और पलक, जो जुड़वा थे, दोनों कॉलेज में हैं। मकान मालकिन नीता जी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। इतना बड़ा व्यापार होने के बावजूद उन्हें रत्ती भर घमंड नहीं था। आज तक उन्होंने कभी अपना मकान किराए पर नहीं दिया था। आज पहली बार अनिल सर के कहने पर तनीषा के बारे में जांच परख कर ही मकान किराए पर दिया। तनीषा अपने दोनों बच्चों और माता पिता के साथ नए मकान में शिफ्ट हो गई। मकान में अंदर आते ही बड़ा सा आंगन, दाहिनी तरफ एक कमरा, एक किचन और एक बाएं तरफ एक कमरा। उसी के बगल से टॉयलेट था। नीता जी की फैमिली भी उसी मकान में रहती थी। बाएं तरफ के ऊपर के फ्लोर पर तीनों बच्चों के कमरे और नीचे आंगन से थोड़ा आगे जाकर बाएं तरफ 2 कमरे और दाएं तरफ किचन। हालांकि उनका एक आलीशान मकान और था, लेकिन यह उनका पुश्तैनी मकान था और फिर अपनी बेटी पलक की शादी इसी घर से वो करना चाहते थे। घर में पहली बार बच्चों की आवाज़ सुनकर नीता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से बच्चों को गले लगाया और उनके नाम पूछे। नीता जी, बेटा आपका क्या नाम है? तनीषा का बेटा बड़ा 6 साल का है। उसने अच्छे से अपना नाम बताया। मेरा नाम शिव है। लेकिन बेटी छोटी थी तो वह तुतला कर बोली, रिधि। असल में वह रिधि बोलना चाहती थी। प्रीत और पलक को उसकी तोतली आवाज सुनकर जोर से हंसी आ गई और पलक ने उसे झट से गोद में उठा लिया। पलक, मम्मी ये कितनी क्यूट है ना। प्रीत, चलो चैंपियन, हम लोग वीडियो गेम खेलेंगे। शिव, ओके चाचू। यहाँ तनीषा और उसके मम्मी पापा सामान रखने में व्यस्त थे। पलक के पिता मुकेश जी और आरुष अपनी दुकान पर थे। उनका सोने चांदी का व्यापार था। तनीषा ने सारा सामान लगा लिया। किचन के बगल वाले कमरे में मम्मी पापा का सामान और सामने की तरफ वाले रूम में अपने और बच्चों के लिए सोने के लिए बेड और उसी कमरे में छोटा सा एक मंदिर। तनीषा और उसकी माँ को व्यस्त देखकर नीता जी ने दोनों बच्चों का ख्याल रखा और उन्हें खाना पीना भी खिला दिया।
शिव प्रीत के साथ वीडियो गेम में बिजी हो गया और पलक रिद्धि को साड़ी पहनाकर छोटी सी दुल्हन बनाने में लगी थी। रिद्धि की तोतली आवाज से नीताजी और पलक रिद्धि पर अपना प्यार लुटाए जा रहे थे। तनीषा और उसकी माँ सामान लगाकर नीताजी से मिलने गई और उन्हें धन्यवाद भी कहा, इस नए शहर में उन्हें मकान देने के लिए, उन पर भरोसा करने के लिए और शिव और रिद्धि का आज ख्याल रखने के लिए भी। तनीषा ने पलक को भी थैंक यू बोला, उसकी डोल को बिजी रखने के लिए, नहीं तो परेशान करती सामान लगाने में। तनीषा बच्चों को लेकर अपने कमरे में आ गई उन्हें सुलाने के लिए और उसकी माँ नेहा व नीताजी वहीं बैठकर बातें करती रही। बातें करते करते रात हो गई और मुकेश जी भी अपनी दुकान से आ गए। अपना शोरूम होने की वजह से 8 बजे तक वो घर आ जाया करते थे, लेकिन आरुष को इतनी जल्दी घर आना पसंद नहीं था, तो वह अपने दोस्त विक्की के साथ घूमने निकल जाया करता था। नेहा जी भी तनीषा के पापा संजय जी को खाना परोसने आ गई। मुकेश जी और संजय जी भी खाना खाकर काफी देर तक बातें करते रहे और एक दूसरे के बारे में जानते रहे। मुकेश जी का स्वभाव भी अपनी पत्नी नीता जैसा ही था। दोनों में घमंड नाम मात्र के लिए भी नहीं था। तनीषा आज बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए बच्चों को सुलाकर वह भी सो गई। 10-11 बजे तक आरुष घर पर आया और खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। उसे अभी नए किराएदारों के बारे में कुछ पता नहीं था, बस इतना जानता था कि मम्मी ने किसी को किराए पर मकान दिया है। दूसरे दिन तनीषा को स्कूल ज्वाइन करना था, तो वह सुबह जल्दी उठकर अपने लिए नाश्ता बनाने में लग गई और दोपहर के खाने के लिए सब्जी वगैरह काट कर रखने लगी। नेहा जी, तनीषा तुम यह सब छोड़ो, तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा बेटा, और वैसे भी आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है, तो आज तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। तनीषा, हाँ माँ, बस मैं जा ही रही थी, आज शिव को स्कूल नहीं ले जा रही, उसे सोने दो। तनीषा का सिलेक्शन उस शहर के केंद्रीय विद्यालय में हुआ था। शिव का एडमिशन भी उसने सिफारिश करके वहीं करवा लिया था। रिद्धि अभी छोटी थी, तो उसे प्ले स्कूल में डालना था। तनीषा जल्दी जल्दी तैयार होकर अपनी स्कूटी निकालकर स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल का टाइम 7 बजे था, इसलिए वह 6:30 बजे निकल गई ताकि लेट ना हो जाए। अभी घर में सिर्फ नीताजी और नेहा जी ही उठे थे। सुबह के 8:30 बजे आरुष उठा। वह सुबह जल्दी उठकर जिम जाया करता था। देखने में 6 फुट लंबा कद, बेहतरीन पर्सनैलिटी। उसको काफ़ी टाइम हो गया था जिम जाते जाते। बच्चा पार्टी भी तब तक उठ चुकी थी। नेहा जी ने उनको ब्रश कराकर एक एक गिलास दूध पीने को दिया। दूध पीकर सीधा वह अंदर नीता जी के घर पर चले गए। वहां आरुष नीचे हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। अंकल, पलक बुआ और प्रीत चाचू कहाँ हैं? शिव ने आरुष से पूछा। थोले हैं ता, अब की बार रिद्धि बोली। आरुष की भी हंसी निकल गई उसको सुनकर। अले हाथ तो ले हो, बताओ कहाँ है? आरुष अपनी हंसी दबाकर बोला, माता जी वो भी सो रहे हैं। आपके जैसे गुड बॉय गुड थोड़ी ना है जो जल्दी उठ जाएं। आप लोगों को यह घर अच्छा लगा? शिव ने हाँ बोला, लेकिन रिद्धि बोली, मुझे तो बुआ दादा आती लदी। हंसते हुए आरुष ने उसको अपनी गोदी में बैठा लिया और उनसे बातें करने लगा। नीता जी आरुष के लिए चाय बनाकर लाई। चाय पीकर वो अपने रूम में चला गया और म्यूजिक ऑन करके गाना सुनने लगा। धीरे धीरे मुकेश जी, प्रीत और पलक भी उठ गए थे और वहाँ संजय जी भी उठकर तैयार हो गए। आज उनको अपने जनरल स्टोर के लिए नई दुकान तलाशने जाना था। मुकेश जी ने आरुष को संजय जी के लिए अच्छी जगह पर दुकान देखने को कहा। आरुष भी रेडी होकर उनके साथ शॉप ढूंढने के लिए चला गया। मुकेश जी अपनी शॉप के लिए निकल गए और प्रीत और पलक भी कॉलेज के लिए निकल गए। अब घर में सिर्फ नीता जी और नेहा जी रह गए थे। पहले नीता जी का दिन अकेले बड़ी मुश्किल से गुजरता था, लेकिन नेहा जी के साथ बातें करते करते दोनों का दिन अब आराम से निकल जाता और बच्चों की शरारतों की वजह से ही उनका मन बहला रहता। पलक ने भी तनीषा को रिद्धि के लिए घर के पास का ही एक प्ले स्कूल बताया
और वहाँ उसका एडमिशन करा दिया। क्योंकि तनीषा को स्कूल जल्दी जाना पड़ता था, इसलिए रिद्धि और शिव के लिए उसने एक स्कूल वैन लगवा दी। जब पहले दिन रिद्धि स्कूल के लिए रेडी हुई तो सब लोग उसकी बलाएं लेने लगे। इतनी प्यारी लग रही थी वो, छोटी सी स्कर्ट और शर्ट पहने, टाई बेल्ट लगाए। आरुष ने उसको छेड़ते हुए कहा, माताजी कहाँ जा रही हैं आप? उसने गुस्से से आरुष की तरफ देखते हुए कहा, तूल दे लई, ओल तां दे लई। सब के सब जोर से हंसने लगे। पलक ने दोनों को चॉकलेट दी और दोनों की वैन आ गई और वो स्कूल चले गए। संजय जी को अपनी शॉप के लिए एक अच्छी सी जगह मिल गई थी, वह भी दुकान के लिए निकल गए। आरुष और मुकेश जी भी शॉप पर चले गए और प्रीत और पलक कॉलेज। तनीषा को भी ट्यूशन के लिए आसपास के कुछ बच्चे मिल गए थे। वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस सारा दिन अपने आप को बिजी किए रहती थी। पार्थ से तलाक के बाद से तो उसने मेकअप करना भी छोड़ दिया था। कहाँ एक लड़की इतना सजती संवरती थी, इतना बोलती थी, सारा दिन कोई ना कोई गाना गाती रहती थी, सबसे हंस हंस कर मजाक ठिठोली किया करती थी। वहीं अब सारा दिन चुपचाप रहकर अपने आप को व्यस्त रखकर निकाल देती है। नेहा जी से उसका इस तरह से रहना देखा नहीं जाता था, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कह पाती थी। पहले कई बार उन्होंने तनीषा से उसकी दूसरी शादी की बात की, लेकिन हर बार वह यह कहकर टाल देती कि अब वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है और शादी के लिए साफ मना कर देती थी। अब तो नेहा जी ने भी उससे इस बारे में चर्चा करना छोड़ दिया। बस भगवान से यही प्रार्थना करती कि तनीषा को भी वो सारी खुशियां मिल जाएं जिनके लिए वह अपने मुंह से तो नहीं कह सकती, पर अंदर ही अंदर तरस रही है, एक सच्चे हमसफर के लिए। एक दिन नेहा जी और संजय जी को अपने पुराने घर उसी शहर में जाना था जहां से वो आए थे और जहां उनके छोटे भाई भतीजे तनीषा के चाचा लोग रहते थे। वहां घर के कुल देवता की पूजा में शामिल होने जाना था, लेकिन तनीषा ने जाने से मना कर दिया क्योंकि अब वह वापस उस शहर नहीं जाना चाहती थी और वहां उसका पुराना ससुराल भी था। वह वहीं रुक गई, लेकिन नाना नानी के साथ शिव जाने लगा। तनीषा चाहती तो नहीं थी शिव को साथ भेजना, लेकिन मम्मी के बोलने पर वह मना नहीं कर पाई। तनीषा, मम्मी पापा इसका ख्याल रखना, और उन लोगों को अगर खबर लग जाए और वो लोग अगर इससे मिलने के लिए बोलें तो मिलने मत देना। मैं बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। नेहा, तुम चिंता मत करो बेटा, शिव को हम अपने साथ ही रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे और कल पूजा करके परसों वापस आ जाएंगे। संजय जी, बेटा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा शिव को। अब उन लोगों का शिव से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको शिव को देखने भी नहीं दूंगा। उनके बेटे ने जो मेरी बच्ची के साथ किया है, उससे मुझे उनकी शक्ल से भी नफरत हो गई है। नेहा जी और संजय जी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। तनीषा ने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा, मम्मी आप लोग निकल जाइए वरना लेट हो जाएंगे। अपना और शिव का ख्याल रखिएगा। दोनों लोग शिव को लेकर चले गए। शाम के करीब 7 बजे जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। कोई लगातार डोर पर बेल भी बजाए जा रहा था। तनीषा अपने किचन में थी। पलक ने भागकर दरवाज़ा खोला और एकदम से चिल्लाने लगी, तनीषा दी, तनीषा दी। तनीषा दौड़कर किचन से आई तो देखा कोई लड़का खून से लथपथ है, हाथ पैर पर भी चोट के निशान हैं। वह कोई और नहीं, आरुष था। तनीषा ने पहली बार आरुष को देखा था। एक तो वह भी स्कूल और ट्यूशन में बिजी रहती थी और आरुष घर पर कम ही रहता था। विक्की आरुष का हाथ अपने कंधे पर रखे अंदर ला रहा था, लेकिन वह पूरी तरह होश में नहीं था, तो विक्की को भी मुश्किल हो रही थी। उधर मम्मी पापा मंदिर गए थे और प्रीत अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में। पलक भी बुरी तरह कांप रही थी अपने भाई को इस हालत में देखकर। आरुष विक्की से अकेले नहीं संभल रहा था और जैसे ही एकदम से गिरने लगा तो तनीषा ने उसका कंधा पकड़ लिया और आरुष ने भी तनीषा को उस समय पहली बार देखा।
सिर में चोट की वजह से पूरी तरह वह होश में तो नहीं था, लेकिन फिर भी आरुष ने उसकी आंखों की तरफ देखा। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें जाने कितना दर्द भरा था, जैसे वो आंखें जी भर के रोना चाहती हूँ। विक्की ने डॉक्टर को कॉल किया, पलक ने भी मम्मी पापा को कॉल किया और घर जल्दी आने को कहा। डॉक्टर ने आकर सिर पर चोट साफ करके पट्टी बांधी और दर्द की कुछ टैबलेट भी दी। नीता जी और मुकेश जी भी घर पर आ गए। नीता जी आरुष को हालत में देखकर बहुत घबरा गई। थोड़ी देर बाद आरुष को होश आया तो नीता जी ने उससे उसकी इस हालत के बारे में पूछा, तो उसने शायद झूठ बोल दिया कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और विक्की को इशारे से कुछ ना बताने को कहा। ऐसा करते उन्हें तनीषा ने देख लिया, लेकिन वह चुप रही और आरुष को हल्दी वाला दूध और टैबलेट खाने के लिए दिया। आरुष उसे देख ही रहा था। आज उसने पहली बार तनीषा को देखा था। लंबे काले कमर तक बाल जिसकी उसने चोटी बनाई थी, माथे पर छोटी सी बिंदी, पीले कलर का चूड़ीदार पजामी कुर्ता और लाल दुपट्टा। आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन कुछ सोनापन था उन आंखों में। तनीषा, आंटी मैं जा रही हूँ, रिद्धि को खाना खिलाकर सुला दूँ। आपको कोई काम हो तो आवाज़ दे दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। नीता जी, नहीं बेटा, तू आराम कर अब, और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तुम ना होती तो पलक तो यह सब देखकर बहुत घबरा जाती। तनीषा, नहीं आंटी, आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? आप लोग भी तो शिव और रिद्धि के लिए कितना कुछ करते हैं, अपने बच्चों जैसा प्यार देते हैं। अच्छा आंटी, अगर कोई काम हो तो बिना झिझक बुला लीजिएगा। आरुष अभी भी तनीषा को देख रहा था। विक्की ने उसकी तरफ अपनी पोहें चलाते हुए इशारे से कहा, कौन है ये? तभी पलक बोली, हमारी किराएदार हैं, शिव और रिद्धि की मम्मी। तब तक तनीषा जा चुकी थी। नीता जी, बेचारी कितनी अच्छी लड़की है, कितना अभागा होगा वो इंसान जिसने इतनी होनहार लड़की को ठुकरा दिया। मुकेश जी, नीता, हर किसी को हीरे की परख नहीं होती। नीता जी, सही कहा आपने, कितनी मेहनत करती है ये लड़की। अपने माँ बाप के लिए तो यह बेटा ही है, बच्चों का तो एक पिता से बेहतर ख्याल रखती है, कोई कमी नहीं होने देती उनको। जाने कैसे उस इंसान ने इस बच्चे को धोखा दिया। और जैसे ही उन्होंने आरुष को देखा तो अचानक से चुप हो गई और बात पलटते हुए बोली, आरुष बेटा, दवाई खा लो और आराम करो। चलिए अब मैं भी चलता हूँ आंटी। और उसकी तरफ देखकर विक्की बोला, साले, तुझे तो मैं कल बताता हूँ। असल में आरुष का एक्सीडेंट नहीं, उसका कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। आरुष भी दवाई खाकर लेट गया, लेकिन उसे बार बार तनीषा का चेहरा याद आ रहा था और उसकी वह बड़ी बड़ी सोनी आंखें, और कब उसकी नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन संडे था तो तनीषा की स्कूल की छुट्टी थी। आरुष को भी मुकेश जी ने दुकान पर जाने के लिए मना कर दिया था और रेस्ट करने के लिए बोला। वैसे हर संडे को तनीषा कुछ ना कुछ खाने की आइटम बनाती थी, पर इस बार मम्मी पापा नहीं थे तो उसका मन नहीं हो रहा था। लेकिन पलक ने जिद की कुछ अलग खाने की। पलक, तनीषा दी, आज इडली सांभर बनाओ ना, क्योंकि मुझे भी सीखना है आपसे। पलक और तनीषा दोनों ने मिलकर संडे को इडली सांभर, नारियल की चटनी बनाई। सांभर बहुत टेस्टी बना था। तभी विक्की भी आ गया आरुष से मिलने। पलक, लो विक्की भैया, यह खाकर बताओ कैसा बना है। अरे वाह, ये तो रेस्टोरेंट को भी फेल कर दे। सच में कमाल का टेस्ट है सांभर का। सबने बड़े स्वाद से इडली सांभर खाए। मुकेश जी ने भी दुकान से कॉल करके खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन आरुष को चोट की वजह से डॉक्टर ने खट्टा खाने से मना किया था। वह बेचारा मन मारकर बैठा था। दोपहर में जब सब आराम कर रहे थे तो वह धीरे से किचन में गया और अपने लिए इडली सांभर ले आया और बैठकर खा ही रहा था कि वहाँ एकदम से तनीषा आ गई। उसे पलक से कुछ काम था और उसने जैसे ही तनीषा को देखा तो एकदम से प्लेट नीचे रख दी। पलक कहाँ है? थोड़ा काम था उससे। ऊपर रूम में होगी अपने, मम्मी भी वहीं है, चली जाइए आप। वैसे अभी आपको खट्टा नहीं खाना चाहिए, वो मैं बस ऐसे ही टेस्ट कर रहा था।
वैसे अच्छा बना है। थैंक यू। दूसरे दिन नेहा जी और संजय जी भी आ गए। अब आरुष अधिकतर समय घर में ही बिताने लगा था और हर पल तनीषा को देखने की भी कोशिश करता। उसने अभी तक अपने मन की बात किसी को भी नहीं बताई थी। रात में भी अब घर जल्दी आ जाता। रिद्धि तो जैसे उसी से चिपकी रहती। रोज गाड़ी पर बैठकर घूमना और अगर आरुष न ले जाए तो रो रो कर घर सिर पर उठा लेना। आरुष भी शाम के समय बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाता, कभी चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट तो कभी आइसक्रीम। अगले संडे सभी ने पिकनिक जाने का प्लान बनाया। पलक और नीता जी ने पूरी, सब्जी, चटनी, रायता बनाया और यहाँ तनीषा और नेहा जी ने भी बैंगन भरता, खीर, पूरी, चटनी, सलाद बनाई। संजय जी और मुकेश जी अपनी अपनी दुकान पर थे तो उनसे समय निकालकर जल्दी आने के लिए बोल दिया। आरुष पहले कभी नहीं जाता था ऐसे पिकनिक पर। वो अधिकतर दोस्तों के साथ पार्टियां ही करता था, पर आज पहली बार उसने जाने के लिए बोला। पलक प्रीत के साथ बाइक पर जाने लगी और आरुष के साथ गाड़ी में विक्की, नेहा जी, नीता जी और तनीषा बैठ गई और सारा सामान पीछे गाड़ी की डिग्गी में रखवा दिया। आरुष गाड़ी चला रहा था। तनीषा उससे जस्ट पीछे वाली सीट पर ही थी। आज उसने बाल धोए थे तो खुले बाल रखे थे। एक छोटी सी लाल बिंदी, गुलाबी कलर का सूट, नीले कलर की लेगी और नीला दुपट्टा, एक हाथ में कंगन और एक हाथ में घड़ी। अच्छी हाइट होने पर भी वह हील्स वाली जूतियां पहनती थी। आरुष ने अपनी गाड़ी का मिरर ऐसे सेट कर लिया जिससे उसे उसके पीछे वाली सीट पर बैठी तनीषा का फेस दिख सके। शिव विक्की के साथ आगे उसकी गोदी में बैठा था और रिद्धि अपनी नानी की गोद में। हवा के झोंके से तनीषा के बाल बार बार उसके फेस पर आ रहे थे, जिनको आरुष बार बार आगे के मिरर से देख रहा था। तभी विक्की ने अपना मोबाइल कनेक्ट करके गाने चला दिए। गाना स्टार्ट हुआ। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से किसी को प्यार हो जाए। आरुष बीच बीच में मिरर में से तनीषा को ही देख रहा था, लेकिन वह बाहर की तरफ देख रही थी। सब लोग एक अच्छी सी जगह पिकनिक के लिए पहुंच गए। आरुष को देखकर ऐसा लगता है कि वह मन ही मन तनीषा को पसंद करने लगा है, पर क्या तनीषा को इस बात का ज़रा सा भी अंदेशा है? कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।